नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संविधान पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान को लेकर देश में बयानबाजी जारी है। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं किया। मायावती ने कहा कि देश के पूरे समाज के कल्याण और भलाई के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए और अब भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार भी दोनों ने इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लागू नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर अपने राजनीतिक हितों, विचारधाराओं और नीतियों के अनुसार संविधान में अनावश्यक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलीभगत करके संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करते हैं। मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध के मैदान में जरूर सड़कों पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पहली नजर रखे हुए हैं। पीलीभीत में अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया गया। बता दें आपको, पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेलहा में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अब नवनिर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं अन्नपूर्णा भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने टाटरगंज गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। इसी दौरान मंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने राज्य मंत्री के समक्ष अपनी जमीनों पर मालिकाना हक देने, सड़क निर्माण, इंटर कॉलेज व अस्पताल की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने इन समस्याओं का बहुत जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को मकान दिलाने, हेल्थ कार्ड, शौचालय, कृषि से संबंधित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शारदा नदी पर पुल बन जाने के बाद क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी। सारे अधिकारियों के साथ लोगों से मिलने आए, लोगों की समस्याओं को पूछने आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनका जरूर उनसे मिलना चाहिए। मैं जिला यहाँ का प्रभारी हूँ, इस नाते मैं इन सब लोगों से मिलने आया हूँ, उनकी दिक्कतों को पूछने आया हूँ और बहुत सारी समस्या है जिनको हम हल करने का जिला स्तर पे समस्या का हल करेंगे और प्रदेश स्तर पर हुआ तो प्रदेश स्तर पे हल करेंगे। सांसद रामजी लाल सुमन दुष्कर्म पीड़िता से मिलने आगरा पहुंचे। बता दें, खबर आगरा से है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्य रामजी लाल सुमन ने दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे। सांसद सदस्य रामजी लाल सुमन दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान सांसद रामजी लाल सुमन ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित बच्चियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सरकार को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। सुमन ने बताया कि बच्ची भमरौली कटारा में अपने ननिहाल गई हुई थी, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस पहले मामले को दबाती रही, लेकिन बाद में आरोपी को पकड़ा गया। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, विचारणीय प्रश्न है कि 90% इसमें दलित समाज की बच्चियां हैं और मेरा अपना मानना है कि जैसे ये घटनाओं की शुरुआत हुई, अगर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो संभवतः घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। दुस्साहस लोगों का उस समय शुरू हो गया जब सरकार ने इन मामलों में उदारता बरती। मामला बहुत गंभीर है, ये परिवार अत्यधिक निर्धन है
और सबसे बड़ा सवाल है कि अदब जो मुल्जिम उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उस पर रास्ता लगनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मामला बहुत गंभीर है। हम अपेक्षा करते हैं कि इन घटनाओं के बाद अगर संदेश नहीं गया, कठोर संदेश नहीं गया, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये घटनाएं होंगी जो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी सरकार की लचक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी इसका परिणाम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की घोषणा से होगी, जो वर्तमान में लंबित है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। नए पार्टी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से पार्टी क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। आंतरिक समीक्षा पार्टी की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि कई समुदाय, जिनमें पार्टी के पारंपरिक वोटर बेस के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, 2024 में पार्टी से दूर हो गए, जिससे वोट शेयर में काफी गिरावट आई। चुनावी रणनीति में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बीजेपी क्या बड़ी बदलाव की तैयारी करने जा रही है। सबसे पहले नए पार्टी अध्यक्ष का होगा चयन। नए अध्यक्ष का चयन क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। संभावित उम्मीदवारों में श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें, संभावित उम्मीदवारों में श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे है। दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। तीसरा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। पार्टी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के लिए अवध, ब्रज, काशी, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़, प्रयागराज बेल्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। चौथा, जातिगत समीकरण। पार्टी पसी कुर्मी समुदायों को अवध से, सैनी, मौर्य और शाक्य समुदायों को मध्य पूर्वी बेल्ट से और शाक्य समुदायों को ब्रज क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है। गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ इलाके में स्थित रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। रक्षा संपदा विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वर्षों से विभाग की लगभग 235 एकड़ जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना अंधऊ हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसकी कुल भूमि लगभग 63 एकड़ में फैली है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर की जा रही है। लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए विभाग की जमीन खाली कराई जा रही है। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनकी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी। मेरी तैनाती इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हुई है। ये कुल 17 गांवों में ऐसी जमीन है जिस पर अतिक्रमण है और उसे नियमानुसार खाली कराया जा रहा है। संपदा विभाग का एक पत्र आया जिलाधिकारी महोदय को संबोधित कि इनके संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राजस्व की टीम जो है इनको प्रदान कर दी जाए, अपनी जमीन चिन्हित कर ले। पूर्व में ये लोगों ने सबको नोटिस दे चुके हैं और कई बार इसका अनाउंसमेंट भी कराया गया। जैसा आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग आगे आगे अनाउंसमेंट करा रहे हैं और यहाँ पे शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मेरी तैनाती की गई है और इनके कार्रवाई में किसी प्रकार प्रतिरोध कोई न करे,
तो सारी जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। कई सालों से ये लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे। अभी हमने इनको सब इन्फॉर्मेशन फ्री करा रहे हैं। अभी चलेगी, लगातार चलेगी। तकरीबन 17 गाँव में फैली हुई है। गाजीपुर एयरफील्ड के नाम से हमारे यहाँ मेंशन है ये। और जो भी अतिक्रमणकारी है सबकी मकान तोड़ी जाएगी। गाजीपुर में आवास प्लस योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। गाजीपुर जनपद में आवास प्लस योजना के अंतर्गत लापरवाही बरतने वाले 7 खंड विकास अधिकारियों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के परियोजना निदेशक राजस्व राजेश यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए इन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। वेतन रोके गए वीडियो में सादात, जखनिया, मर्दह, जमानिया, मनिहारी, सैदपुर और देवकली के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आवास प्लस सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं की और सर्वेयर से सत्यापन का कार्य भी नहीं कराया, जिससे योजना की गति प्रभावित हुई। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने इस कार्रवाई के संदर्भ में कहा कि आवास प्लस योजना गरीबों को आवास मुहैया कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला आवास प्लस सर्वे को लेकर है। हमारे जनपद में 1,44,000 सर्वे हुआ है आवास प्लस का, जिसमें 77,000 लगभग हुआ है सेल्फ सर्वे। ये जो सेल्फ सर्वे है, इसको जो सर्वेयर हैं उन्हीं को वेरीफाइड करना है। तो वेरिफिकेशन इनको जो है 30 तारीख तक 100% करना था। इन्होंने अभी वेरिफिकेशन बहुत कम किया है, जिसके कारण 7 वीडियो का जो है वेतन कल रोका गया है। मुरादाबाद में हुई 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में बारिश के कारण जलमग्न हो गया। शहर की गलियों से लेकर मुख्य बाजार तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया, जिससे कि नगर पालिका के साफ सफाई के जल निकासी के दावे पानी पानी होते हुए नजर आए। जल भराव होने के कारण दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं आम लोग भी परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आईं और छोटे बच्चे बारिश में खेलते हुए दिखाई दिए, जबकि बाकी लोग घरों में कैद होकर रह गए। स्थानीय लोग नगरपालिका प्रशासन से नाराज हैं और बेहतर जल निकासी की मांग कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिला मुख्यालय में पहली ही बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। थोड़ी सी बारिश में ही पूरा नगर पानी पानी हो गया। हालात ये रहे कि दुकानों के भीतर तक पानी चला गया और सड़कों पर जल भराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। उधर मुहर्रम का जुलूस भी इसी पानी में गुजरने को मजबूर है। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में गुरुवार को हुई थोड़ी सी बारिश ने नगर प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी। बाजार से लेकर मुख्य सड़कें पानी पानी हो गई। हालात ये रहे कि दुकानों के अंदर तक पानी चला गया। दुकानदार अपनी दुकानें और सामान बचाते हुए नजर आए। चाय पान की गुमटियां पानी में डूब गईं और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जल भराव की वजह से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियों के निकलने से सड़कों पर गंदा पानी फैलता रहा। नगरवासियों का आरोप है कि अगर समय रहते नालों की सफाई करा दी जाती तो ऐसी हालात ना होते। चारों तरफ पानी पानी पानी, घर के अंदर आंगन के अंदर तक पानी भरा, गांठी गांठी भरा। सफाई नहीं, कोई पानी की निकासी नहीं है। 1 घंटा बारिश के अंदर ये हाल है। अगर रातों दिन बारिश हुई जाए तो क्या हाल है। मिर्जापुर में शिक्षक की क्रूरता का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मिर्जापुर जिले के लाल डिग्गी में स्थित लॉयंस स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना कक्षा 9 के एक छात्र के साथ हुई, जिसे स्कूल के एक शिक्षक ने कई बार थप्पड़ मारे। पूरी घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र के पिता हरिश्याम साहू निवासी थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर ने बताया कि उनका बेटा 14 साल का है और वह रोज की तरह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने पर वह डरा सहमा था और चेहरे पर सूजन थी। जब परिजनों ने कारण पूछा तो उसने शिक्षक द्वारा मारपीट की बात बताई। घटना का स्कूल से सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक लगातार छात्र को थप्पड़ मार रहा है। छात्र के पिता ने घटना की लिखित शिकायत कटरा कोतवाली में दर्ज कराई है। बच्चा हमारा हर रोज की तरह स्कूल गया था। वहाँ स्कूल में किसी टीचर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। बच्चा घर आने के बाद घर आके रोने लगा, बोला हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है। उसको इतना ज़्यादा मारा है उसको हाथ में लाल और काले पीले पड़ गए हैं और कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी हुई हैं। वो बच्चा बहुत डरा था, माया मारा।
कौन लड़का मेरे कान में मोटा बोला कि हम सर से कंप्लेन करने गए तो फिर हुआ ये कि सर मेरा बात नहीं माने और उससे पूछे वो लड़का बात पलट गया, बोला कि सर हम अभी नहीं बोला, दूसरे पीरियड में बोला ना। तो फिर सर उसका बात मान के हम जब अब हमसे बहसी भाषा करने लगे, हम अपने बात से अड़ गए तो फिर उसी पे मारने लगे। बहुत डस्टर और हाथ से बहुत मारे हैं। गोंडा में एक युवक को सांप ने डस लिया। आपको बता दें, खबर गोंडा से है। लोवावी बीरपुर गांव में घर में बिस्तर पर लेटे एक युवक को विषैले सांप ने काट लिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सर्पदंश का शिकार हुए युवक ने एक दिन पहले नागिन गाने की धुन पर जमकर ठुमके भी लगाए थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक का नाम तिलक राम बताया जा रहा है। तिलक राम ने शुक्रवार को नागिन के गाने की धुन पर घंटों तक जमकर डांस किया, लेकिन तिलक राम को शनिवार घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसे एक विषैले सांप ने काट लिया। जानकारी होने पर परिजन उसे नवाबगंज सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे एंटी वेनम दिया, लेकिन युवक की स्थिति में सुधार न होता देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमीरपुर के NH 34 के यमुना पुल को 21 जुलाई तक हर शनि और रविवार को मरम्मत के लिए बंद रखा जाता है। इस दौरान पुल बंद होने के कारण बेटों द्वारा मां का शव स्ट्रेचर में रखकर पुल पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टेढ़ा गांव निवासी शिव देवी का शव कानपुर से गांव एम्बुलेंस में आ रहा था। पुल बंद होने के कारण एम्बुलेंस को रोक दिया गया। तब बेटों ने स्ट्रक्चर पर रखे मां के शव को अपने कंधों पर लेकर पुल पार कराया। पुल पर पैदल चल रहे लोगों ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुल से वीआईपी के काफिले निकाले जाने के मामले ने जोर पकड़ लिया। शव को ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद चंद घंटे पहले निकली सदर विधायक की गाड़ी का भी वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर विधायक की गाड़ी निकालने और एम्बुलेंस रोकने का मामला जमकर वायरल हो रहा है। विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता था। बदायूं में एक मुस्लिम युवक ने मंदिर में नमाज पढ़ी। बता दें, वायरल वीडियो में एक मुस्लिम युवक बदायूं के एक प्रसिद्ध देवी स्थान के परिसर में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसएसपी बदायूं ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पापड़ के ब्रह्मदेव देवी स्थान का बताया जा रहा है। बदायूं में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की अराजक तत्वों की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर मैनपुरी से है, जहां अगवा की गई 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया। किसान की 8 साल की बेटी अपनी बुआ के घर घूमने आई थी। वह बुआ की नातिन के साथ आम के बाग में आम खाने गई थी, जिसके बाद वह नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह पुलिस को खेत में एक बच्ची का शव पड़ा मिला। उसके बाद बच्ची का गुमशुदगी दर्ज कराने वाला परिवार पहुंचा। उन्होंने मृतका की पहचान अपनी बच्ची के तौर पर की। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर अहम सुराग मिला है। फुटेज से पता चला कि बच्ची को लगभग 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति अपने साथ ले गया था। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति मंदिर के आसपास खाली बोतलें और कबाड़ उठाता है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बच्ची को ले जाने वाला साइकिल को पैदल लेकर आगे आगे चल रहा था। बच्ची उसके पीछे पीछे जा रही थी। पुलिस अब इस संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है।
तकरीबन कुल दिन हो गए और वो वहाँ बच्चों के साथ देखो गए और वहाँ आम और जमनी हमने खाने रोज़ाना जाते हैं। वो कल करीबन 8 बजे लमसम बॉल फुसला के या कैसे भी वो ले गया। कैमरा में एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है करीबन 50 साल से ऊपर, उसके सफ़ेद बाल दिखाई पड़ रहे। ये यही नहीं पता है मैनपुरी का है या भोगांव का है। ये देखो इधरी तरफ आया तो ही है। अब तो ये तो काम तो ये लग तो रहा है गलत काम हुआ। अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक पिता ने अपने बेटे की सुपारी देकर उसकी नृशंस हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पिता समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा, फावड़ा, मृतक की मोटरसाइकिल और सुपारी के 1,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक दीपक शराब का आदी था और एक महिला से प्रेम प्रसंग के चलते अपने पिता से अक्सर विवाद करता था। वह संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था और उसी महिला को फिर से घर लाने की जिद पर अड़ा था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने बेटे की हत्या की साजिश रची। सत्येंद्र ने अपने दोस्त उमर के जरिए दीपक को शराब पिलाई। आरोपियों ने रात करीब 10:30 बजे दीपक को नहर किनारे ले जाया गया। पहले फावड़े से वार किया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बहाने से अपने बेटे को बाहर भेजा, जहाँ पे इसे जरीफ और रईस ने जिसे शराब का ऑफर किया, क्योंकि पहले से शराब पीने का आदी था, उनके साथ ये कर लिया और घटनास्थल पे पहुंचकर इन्होंने पहले शराबी पी और घटनास्थल पे इसे ले जाकर फावड़े से पहले इसके सर पे वार किया और तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में को खारिज करने के लिए सत्येंद्र ने 1,70,000 रुपये देने की सुपारी दी थी। ये कुल 1,70,000 रुपये भी बरामद किया गया। साथ ही इनके पास से घटना खारिज करने के लिए तमंचा और फावड़ा और मृतक की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्वक घटना का सफल अनावरण किया है। इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करने के दौरान एक संदिग्ध बाइक पर 2 व्यक्ति पुलिस को देखते हुए भागने लगे और भागते समय पुलिस ने भी उनका पीछा किया। पीछा करते समय इनकी बाइक फिसल गई। बाइक से उतरने के बाद दोनों ने पुलिस पर लगभग 5 राउंड फायरिंग की। सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायर की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। जब दोनों से पूछताछ करी तो एक का नाम भानु है और एक का नाम मुन्नू बताया गया है। इन दोनों के ऊपर लगभग 26 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिन्होंने मैनपुरी में और इटावा में कई घटनाएं की हैं। आज भी इनकी बाइक से कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली, जिसमें पेचकस और एक बड़ी रॉड मिली। तो इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया गया कि ये आज भी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। दोनों का इलाज जारी है। फर्रुखाबाद में आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। बता दें, फर्रुखाबाद जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव रामनगर पुटरी में जमीन के विवाद में एक पक्ष से फायरिंग हो गई थी। दूसरे पक्ष के फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जहां एक किशोर की मौत हो गई थी। देर रात फायरिंग करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में भर्ती कराया गया, वहां उसका उपचार चल रहा है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गाँव रामनगर पुटरी निवासी महावीर के गांव के लोगों से ही जमीन को लेकर विवाद करीब 1 वर्ष से चल रहा था। जो मजलूम थे उनको इलाज हेतु लोहिया भेजा गया, जहां एक आकाश नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2 अन्य घायल हैं, जो कि चिकित्सक के अनुसार दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। इस संबंध में तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए नवाबगंज पुलिस व अन्य थानों का पुलिस दबिश दी। हदवा चौराहे के पास नवाबगंज पुलिस को 3 बदमाश भागते हुए दिखे, जिसमें उन्होंने रोकने का प्रयास किया और रोकने पे बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त जिसका नाम सत्यपाल है, उसको गोली लगी है
उसका नवाबगंज CSC में इलाज चल रहा है। अन्य 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा के वहाँ से भाग गए। बाद में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान अन्य 2 अभियुक्त थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए। राजस्थान के भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी ढह गई। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। 3 महिला और 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा गैनौली थाना इलाके में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि जंगी के नगला के पास पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। यहां निकली पीली मिट्टी को चोरी छुपे भरने के लिए आगरा के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले 10 लोग आए थे। सभी उत्तू गांव के रहने वाले हैं। मिट्टी भरने के दौरान ये हादसा हो गया। ग्राम पंचायत का उत्तू और दौलतगढ़ के बीच में NH 123 के सहारे चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन खोदी जा रही थी, जो पिछले कई दिनों से उसको खोद के चंबल पाइपलाइन वालों की लापरवाही के कारण या हमारे यहाँ के कुछ महिला एवं पुरुषों यहाँ कोई मिट्टी के लेने के लिए आए हुए थे। वो ढह गिरने से 5 आदमी मौके से पुलिस प्रशासन एवं गांव क्षेत्र की जनता के द्वारा अथक प्रयासों से उनको निकाल के RBM हॉस्पिटल भरतपुर भेजा गया है। जिसमें से जो हमें सुनने में आया वो 2, एक महिला और एक लड़का करीब 20-21 साल का मतलब मौत के सुनने में आया है। शादी और उसके बाद हत्या ये आम बात हो गई है। मानो ऐसा ही एक मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया। एक कथावाचक से शादी के लिए सवाल पूछने वाला एक 45 वर्षीय व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो का सहारा लेकर साहिबा बानो से खुशी तिवारी बनकर वायरल व्यक्ति से संपर्क किया और उससे शादी भी की। इसके बाद खेला ठगी और मौत का खेल। यह मामला तब सामने आया जब वायरल युवक शव यूपी के कुशीनगर में मिला। ये इस पूरे मामले पर तफ्तीश से नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली थाना निवासी 45 वर्षीय इंद्र कुमार तिवारी पेशे से एक अध्यापक और किसान था। अपने वंश को बढ़ाने के लिए वह प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचा और उसने अपनी शादी के बारे में सवाल किया। युवक का सवाल करते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस वीडियो के माध्यम बनाकर गोरखपुर की खुशी तिवारी नामक युवती ने इंद्र कुमार से संपर्क किया और अपने परिवारीजनों के माध्यम से उससे शादी की बात कही। अज्ञात शव हाटा क्षेत्र में मिला था। शिनाख्त इंदर तिवारी जो कि मझौली जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले के रूप में हुई है। इनके परिजन और मध्य प्रदेश पुलिस भी आज कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया है और इसमें जो बेसिक पूछताछ में निकल के आया है कि इंदर तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो उसका नाम है। साहिबा बानो डॉटर ऑफ अनवर अली, ये उसकी असली आइडेंटिटी है और इसने खुशी तिवारी नाम का भी आधार कार्ड बना रखा है और इसके गिरोह में अन्य भी जो लोग हैं वो सम्मिलित है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। उन तक भी हम पहुंच गए हैं। कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमारी टीम ने इकट्ठा कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।